नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर मैथ्स के कुछ एमपी क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले सी टेट, एस टेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिन्हें हम कम समय में और कितने जल्दी तरीके से यहाँ पर हल कर पाए। तो उन्हीं सब तरीकों से हम प्रश्न को इसमें देखने वाले हैं। और यदि आप सीटेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप उनसे परिचित भी हो पाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न जो हैं सीटेट के अंदर आते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इन प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा। यहाँ पर प्रश्न हमारे लिए है 2/3 प्लस रिक्त स्थान बराबर 11/12। अब देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद ही हम प्रश्न को आसानी से इसमें हल कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है 2/3 प्लस रिक्त स्थान बराबर 11/12। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न का लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसको हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, 2/3 यदि आप लिखते हैं तो इसको आप सीधे सीधे अपने प्रश्न को थोड़ा यहाँ पर दूसरे तरीके से इसमें लिखता हूं। 2/3, तो देखिए 2/3 को हम 2/3 लिख देते हैं, है ना। या फिर इसको हम 2 का 1/3 भी यूं कर सकते हैं, 2 का 1/3, है ना। तो इसका मतलब भी यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से लिखें, 2 का 1 में गुणा करते हैं तो भी यहाँ पर 2/3 ही इसमें हो जाता है। तो सीधे सीधे हमारा मतलब यहाँ पर प्रश्न का जो है वो इस प्रकार से है कि 2/3, तो 2/3 हमने लिखा, 2/3 2/3 प्लस इसमें यहां पर रिक्त स्थान है, तो यहां पर रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे, और यहां पर लिखा है 11/12। तो देखिए, जैसे यहां पर 2/3 लिखा था वैसे ही हम 11/12 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11/12। अब 11/12 क्यों हुआ आप समझ गए। जैसे 2/3 को हमने 2/3 लिख दिया, वैसे ही हम 11/12 लिख सकते हैं, है ना। इसको भी हम 11 का 12वां हिस्सा, मतलब कि इसमें 1/12 कर सकते हैं, तो ये 11/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर हमने x माना है, तो यहाँ पर इसका जो मान हम निकालेंगे तो 11/12 माइनस इसको हम कर देते हैं 2/3। तो यहाँ पर 12 इसका लघुत्तम आ जाता है, और यहाँ पर 11 और 3 चुक 12 और 2 4 दूनी 8, तो यहाँ पर निकल करके आ जाता है 3/12। तो x मतलब कि वो जो संख्या है वो हमारा मान यहाँ पर निकल करके आता है 3/12। अब देखिए, 3/12 तो यहाँ पर विकल्प में देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 9/3 है, 1/3 है, 3/12 है और 13/12 है। तो देखिए 3/12, तो जैसे अभी हमने बात की कि यदि मेरे पास इस प्रकार से लिखा हो 3/12, तो मैं उसको 3/12 भी लिख सकता हूं, है ना। जैसे हमने 11/12 को लिखा था, तो हमारा जो 3/12 उत्तर होगा वो हमारे लिए होगा 3/12, और इसमें हमारा जो विकल्प नंबर सी होगा वो इसमें उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 × 4 से अधिक हूं, और मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है, मैं कौन सी संख्या हूं। 4 विकल्प आपके सामने, यहाँ पर कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, यहाँ पर सीधे हमें एक हिंट मिल रही है कि 24 4 से अधिक हो। तो यदि हम 24 गुणित 4 करते हैं तो इसका 24 गुणित 4 का मतलब होता है यहाँ पर 96। तो मतलब हमारी जो संख्या है वो 96 से ज्यादा है, और 96 से ज्यादा हम चलते हैं तो उसके बाद में 97 आता है, 98 आता है, 99 आता है, और इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो फिर हम पहुंचते हैं 100 पर, जो कि हमारे 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इससे आगे हमें जाना नहीं है। अब इससे अधिक चलते हैं तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक बराबर है, दूसरी हिंट में मिल रही है, तो हमारे लिए उत्तर हो जाता है यहाँ पर 99। तो दूसरा प्रश्न इसमें दूसरा प्रश्न का हमारा विकल्प डी होगा 99, ये इसमें उत्तर होगा। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं।
संख्या के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं, संख्या के बराबर होते हैं या उससे अधिक होते हैं, या फिर संख्या के बराबर होते हैं। तो देखिए, यदि हम किसी भी संख्या के गुणनखंड की बात करें तो या तो वो संख्या के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। तो इसके लिए पहला विकल्प जो होगा हमारा, संख्या के बराबर या उससे कम। अब कैसे हम माने, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2 के गुणनखंड लिखता हूं, तो 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2। तो देखिए, संख्या हमने 2 ली तो 2 उसके बराबर है और 1 उससे छोटा है, तो उससे कम या उसके बराबर। दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं, तो यहां पर मैंने 4 लिया, तो 4 के गुणनखंड जैसे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, या 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम 1 और 4 को भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी यहां पर हम 4 को लें तो 4 इसके बराबर है, 2 इससे दोनों ही छोटे हैं, 1 इससे छोटा है। तो कोई भी संख्या लेंगे तो उसकी गुणनखंड हमेशा उस संख्या के या तो बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, 2 की घात 10 माइनस 1 विभाज्य होगा। तो काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा हम समझते हैं तो काफी सरल सा प्रश्न है। तो देखिए, 2 की घात जो 10 लिखा है, तो 2 की घात 10, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत तरीके से इसको लिख दिया, 2 की घात 10 है और माइनस 1 है, ये हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये माइनस हमारा 2 और 1 के बीच में है। तो देखिए, यहाँ पर 2 की घात यदि हम 10 को हल करते हैं, तो 2 की घात 10 को हम सिंपली ऐसे हल कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो जब हम 2 का इस प्रकार से 10 तक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका जो मान निकल के आ जाता है, वो निकल के आ जाता है 1024। तो देखिए, यहाँ पर जिस 2 को यदि हम 10 की घात को हल करेंगे तो हमारा मान इसमें निकल के आएगा 1024, और इसमें से हम 1 कम करेंगे, तो जैसे ही हम 1 इसमें कम करेंगे तो ये हमारा जो मान होगा वो हो जाएगा 1023। अब पूछा प्रश्न में ये है कि ये किससे विभाज्य है, मतलब कि ये सीधे सीधे इस संख्या के बारे में प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा था, पर प्रश्न ने ये संख्या हमें सीधे ना दे करके हमें इस रूप में यहाँ पर दी है। अब हमें थोड़ा सा यदि इसको समझते हैं तो हमें आसानी से संख्या को निकाल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम विभाज्यता का नियम। तो देखिए, विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो यदि हमारे अंक 2, 3, 4 और 10, 4 संख्याएं दे रखी है, तो यदि 0 होता, 5 होता, तो 0 होता लास्ट में, तो वो संख्या हमारी 5 और इससे 10 से विभाजित हो सकती है। और यदि हम यहाँ पर देखें, पीछे सम संख्या होती तो 2, 4 से हो सकती थी, परंतु यहाँ पर 3 मिल रहा है। और 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आपके जो सभी अंक होते हैं, जैसे कि 1, 0, 2 और 3, यदि सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर सभी का योग करते 3, 2, 5 और 1 6 होते हैं, और 6 में हम 3 का भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी संख्या है, ये भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि हमें जो संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हर संख्या का विभाज्यता का नियम अलग अलग है, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर संख्या से कोई ना कोई विभाज्यता का प्रश्न आता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। अब देखिए, प्रश्न ज्यादा कोई कठिन नहीं है। सबसे छोटी यहाँ पर हमसे संयुक्त संख्या पूछी है। अब देखिए, संयुक्त संख्या क्या होती है, बस यही चीज हम समझते हैं तो प्रश्न का उत्तर हमारे लिए काफी आसान है। संयुक्त संख्या में उसी संख्या को कहते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंड जो होते हैं, जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, है ना। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है, जिसके गुणनखंड 2 या फिर 2 से अधिक होते हैं। तो जिसके भी गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, वो हमारे लिए संयुक्त संख्या होती है। अब जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, 4 है, 6 है, 8 है, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो संयुक्त संख्याओं के अंतर्गत आती है। और भी संख्या हो सकती है, पर यहाँ पर हमसे पूछी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम 1 को लेंगे तो उसका तो जो होगा गुणनखंड 1 ही होगा। 2 लेंगे तो उसके गुणनखंड जो है 1 भी हो जाएगा और साथ ही साथ 2 भी हो जाएंगे। 3 के गुणनखंड लेंगे तो 1 और 3 होंगे,
और यहाँ पर हम 4 लेंगे तो 4 के गुणनखंड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 गुणित 2 इस प्रकार से भी हो सकते हैं, है ना। तो इसके गुणनखंड जो है 4 के वो यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर हम 1 गुणित 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड की संख्या यदि देखें तो वो 2 से अधिक है। तो यही संख्या जो है ये हमारी कहलाती है यहाँ पर संयुक्त संख्या। और संयुक्त संख्या जो है उन्हें हम भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। तो सीधा सीधा भाज्य संख्या से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। भाज्य भी उसी को कहते हैं जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो प्रश्न में भाज्य न लिख करके हमें संयुक्त लिखा, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न आता है, यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न की बात करें तो 9 गुणित 9 81 आ रहा है। 2 बार 9 है तो देखिए यहाँ पर 9 8 0 1, 3 बार 9 है तो 2 बार 9 फिर 8 फिर 2 बार 0 1। तो पैटर्न में भी क्या चीज सीखने को मिल रही है कि देखिए जब 2 बार 9 था तो एक 8 और एक 1 आया था, और जब 2 बार 9 आए तो यहां से हमारी संख्या शुरू होती है 9 8, और दूसरे 9 की जगह पर 0 और फिर 1। 3 बार 9 आया तो 2 बार 9 9 देखने को मिल रहा है, और तीसरे इस 9 की जगह पर हमें 8 देखने को मिलेगा, यहां पर 0 यहां पर 0 और 1। तो यही पैटर्न हमें आगे जितनी बार भी दिया हो उतनी बार हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न पूछा है कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो इसमें हम 9 को देखते हैं तो यहाँ पर 5 बार 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 9 9 9 4 बार, उसी के साथ में फिर एक 8, 1 2 3 4 बार 0 और 1। देखिए जितनी बार 9 आए तो उसमें से एक 9 कम करके उसको 8 बना दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 बार हमने देखा 9 था तो यहाँ पर 4 बार तो पूरा 9 लिखा है, पर 5वें 9 की जगह पर हमने उसको 8 कर दिया, और जितनी बार 9 थे उनमें से लास्ट वाले 9 को छोड़ करके बाकी को सब कुछ 0 और लास्ट वाले की जगह पर 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो सॉरी यहां पर हम उत्तर को टिक करना इसमें चूक गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर बी बनेगा। यहाँ पर ये उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, 18 का वर्ग और 19 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं स्थित है। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक संख्या है n, तो यहाँ पर n का वर्ग और हमारे लिए ये जो है अगली संख्या है, तो इसे हम n+1 का वर्ग कह सकते हैं। और जब भी हमसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है 18 19 के बीच या 20 21 के बीच या 22 23 के बीच में, मतलब पहली संख्या हो और उसके जस्ट बाद क्रमागत आने वाली दूसरी संख्या हो, और उनके बीच यदि प्राकृत संख्याएं पूछी जाती हैं तो यहां पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 2n कर सकते हैं। अब देखिए 2n का मतलब क्या होगा, तो n की जगह पर हमें पहली संख्या जो भी दे रखी है वो रखना है, जैसे कि यहाँ पर 18 है तो n की जगह पर यदि हम 18 रखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 गुणित 18, n का मान हमें 18 रखना है, क्योंकि दूसरी संख्या यहाँ पर 19 के रूप में है ना। यहाँ 18 का वर्ग है, यहाँ 19 का वर्ग है, तो n का मान यदि हम 18 रखते हैं तो 18 दूने 36। तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर होंगी 36 प्राकृत संख्याएं। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए विकल्प डी इसमें उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आता है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब हमें नहीं पता कि n यहाँ पर कौन सी संख्या है, पर यदि मान लें कि कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो 5 हो 10 हो या 20 हो, कोई सी भी प्राकृत संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो यदि n एक प्राकृत संख्या है तो फिर इन चारों विकल्प में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यदि हम देखें तो मान लेते हैं हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पर एक एक को हल करके देखते हैं। हमने माना
कि n बराबर 1। हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, पर सबसे सरल हमें पड़ेगा 1 रखना। देखिए यदि हम ए वाले विकल्प को हल करें तो 1 में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमारा उत्तर 0.5 आएगा। बी वाले को हल करते हैं तो बी वाले में ये कहा है कि 1 गुणित आप 0.7 करके देखें तो यहां पर उत्तर हमें वही मिलेगा, 0.7 या 0.7 कह सकते हैं। अब यदि सी वाले को देखें तो सी वाले में यहां पर कहा है कि 1 में मतलब जो भी n है उसमें आप भाग लगाइए 1.20 का। तो यदि हम इसमें भाग लगाते हैं तो हमारा उत्तर 0.83 निकल के आएगा। डी वाले को देखेंगे, यदि हम 1 रखते हैं और इसमें 0.83 का इंटू करते हैं तो 0.83 ही हमारा उत्तर आएगा। अब देखिए हमने 4 अलग-अलग कंडीशन देखी और इन कंडीशन में 0.5 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.8 है। तो यदि मान लें कि n एक प्राकृत संख्या है तो सबसे छोटी संख्या इन चारों कंडीशन में जो बनेगी वो बनेगी ए वाली, और यही हमारा इसमें उत्तर होगा, पहला विकल्प। यदि मान लीजिए कि हम n की जगह पर 2 रखेंगे तो भी हमारा उत्तर ए वाला ही निकल के आएगा, आप करके देख सकते हैं। हम 3 रखेंगे, कोई सी प्राकृत संख्या रखेंगे, हर कंडीशन में हमारा उत्तर सेम ही आएगा। तो पहला ही विकल्प यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है -8/9 का गुणात्मक यहां पर प्रतिलोम क्या है। तो देखिए किसी भी संख्या का जो भी गुणात्मक प्रतिलोम हमें करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक संख्या है ए है और हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना चाहें तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है a/a। तो यहां पर हमें संख्या दे रखी है -8/9 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो यहां पर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे 1/-8/9। 9 पलट कर ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 9/-8 और हम इसे -9/8 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में यदि उत्तर इस रूप में दिया हो या फिर इस रूप में दिया हो, हम देखेंगे हमारा उत्तर जो होगा इस रूप में दिया है तो वो दे रखा है हमें 9/-8 के रूप में। तो यहां पर विकल्प सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। मतलब सीधे आप जो भी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो उस संख्या को आप 1 के बटे में कर दीजिए और उसे पलट दीजिए, है ना। पलट देंगे तो जो मान ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। z का मान ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर एक संख्या दे रखी है जो कि 4, 1, 7 और z लिखा हुआ है 8, इसे 9 से विभाज्य हो, तो यहाँ पर z का मान हमें पता करना है। काफी सरल सा प्रश्न है। हमारे लिए संख्या है 4, 1, 7, z और 8। मतलब यहाँ पर ये 5 अंकों की संख्या है जिसमें एक जगह पर z लिखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि यहां क्या होगा इस जगह पर यदि इस संख्या को हम 9 से विभाज्य करें तो देखिए बहुत सरल से प्रश्न होते हैं ऐसे। तो यहां पर प्रश्नों जो भी हमारे अंक हैं इनको जोड़ दिया जाए और टोटल जो भी निकलता है उसको 9 से भाग लगा करके देख लिया जाए। तो यहां पर यदि हम जोड़ते 4, 1, 5 होगा, 5, 7, 12, 12, 8, 20। तो यहां पर 20 प्लस z हो रहा है बराबर 9। अब देखिए यदि हम 20 में ऐसी संख्या जोड़े जो कि यहाँ पर जो योग हमारा इन दोनों का वो 9 से विभाजित हो जाए, तो देखिए हम 20 में यदि 7 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 27 और 27 जो है 9 से विभाजित होता है। यदि अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन रहा है z की जगह पर हम रख सकते हैं इसमें 7, तो उत्तर बन जाएगा बी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर आपको एक सीधा सा सूत्र याद रखना है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग।
तो यदि हम प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो यहां पर हम एक सूत्र लगा सकते हैं n स्क्वायर। बस जो भी जितनी भी आपसे n संख्याएं विषम संख्याएं पूछी उनका योग पूछा जा रहा तो अब उन संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का वर्ग हो जाता है 100। बस इतना सा हमें करना है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से हमसे पूछ रहा है, इसलिए हमें प्रश्न को थोड़ा समझना है। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो देखिए जब हम 1 से 40 तक संख्याएं लिखते हैं तो यहां पर पूरी संख्याएं 40 हैं 1 से 40 तक, और इसमें से आधी संख्याएं सम होती है, आधी होती है विषम। तो 2 से हम 40 को काटते हैं तो हमारा उत्तर निकलता है 20। मतलब कि 20 इसमें सम संख्याएं हैं और 20 ही इसमें विषम संख्याएं। तो जो हमारा प्रश्न बनेगा कि भाई 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी, तो 1 से 40 तक विषम संख्याएं निकल करके जो आती हैं वो आती है हमारी 20। तो हम 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 का वर्ग हो जाता है 400। तो हमारा उत्तर यहां पर हो जाता है 400, और इसके लिए विकल्प डी होगा उत्तर। यहां पर मैंने 10 वाला आपको एक उदाहरण दिया है कि अब मान लीजिए इस जगह पर मैं दूसरा प्रश्न रखता हूं, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसमें 15 संख्याएं हमारी सम हो जाएंगी, 15 विषम हो जाएंगी। तो 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 15 का वर्ग 225। इस प्रकार से हम प्रश्न को सिर्फ पढ़ते से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग यहाँ पर 32 है, यदि उनमें से एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें एक संख्या मिल रही है और वो एक संख्या हमारी जो है वो है -36। तो दूसरी संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x। तो दोनों संख्याओं का योग यदि हम करते हैं x और प्लस -36, तो हमारा योग आना चाहिए 32। तो यहाँ पर हो जाता है x -36 बराबर 32, x बराबर 32 प्लस 36, 36 का पक्षांतर किया तो हमारा उत्तर यहाँ पर x बराबर निकल के आ गया 68, जो कि है विकल्प बी में उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या है, और डी कहा है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। देखिए एक जो है वो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, और यही हमें ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर हम एक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और एक और प्रश्न हमारा आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब जब हमने एक को समझ लिया कि एक जो है ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो फिर सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या भी बहुत पूछी जाती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और यहां पर अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम सम विषम का ध्यान रखने में ये भूल जाते हैं कि दो जो है वो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे हमारा ध्यान 2 पे जाता है तो हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि 2 तो सम है, तो हम सम विषम में भ्रमित होकर के हम सीधे 3 पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 30 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है। 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की बात करें तो देखिए अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमें एक को इसमें शामिल नहीं करना है। अब प्रश्न आपको इसीलिए दिया है क्योंकि प्रश्न हमसे ये पता करना चाह रहा है कि यहाँ पर आप एक के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो हमें इसे काउंट करना ही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 से शुरू। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 और इसके बाद में 23 और 29। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे लिए 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर 1 से 30 के बीच में निकल करके आ जाएंगे।
और प्रश्न इसीलिए पूछा गया है क्योंकि हम 2 पर ध्यान नहीं देते, हम 1 पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी बात को प्रश्न हमको चेक करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी है और पहली है यहाँ पर 4782 और दूसरी यहाँ पर है 32,170। तो देखिए यहाँ पर इस 7 का यदि हम स्थानीय मान निकालें तो इसका स्थानीय मान होता है 700, इस 7 का स्थानीय मान निकालें तो वो होता है 70। पर देखिए हमसे स्थानीय मान नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है अंकित 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। तो 7 का अंकित मूल्य यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो इस 7 और इस 7 का अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारा उत्तर होगा 0। अंकित मान जिसे हम उसका वास्तविक मान भी कह सकते हैं क्योंकि हमसे प्रश्न स्थानीय मान के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यदि स्थानीय मान पूछे तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना है कि इस स्थानीय मान का अंतर पूछे तो 700 में से हम 70 को यहाँ पर कम कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।